गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आज से आपकी मैथमेटिक्स प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्लास 9 तक आपने मैथ्स में बहुत कुछ पढ़ा है। अब क्लास 10th में भी आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। आपने पिछली कक्षाओं में नंबर सिस्टम खूब डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अभी जो पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th का, वो स्टार्ट हो रहा है रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से। क्या है वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्याओं पे आने से पहले मैं आपको जो कुछ आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो आपने माना आपके पास कुछ बॉल्स हैं और आपको काउंट करिए। तो आप काउंट जब करते हैं तो नेचुरल नंबर की हेल्प से आप काउंट करते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं, या उन्हें गिनने की संख्याएं भी कहते हैं, या उन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं कुछ गिनने का तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होता है, और हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको कहेंगे जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करते हैं। n ये सिंबल है इसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। ये नंबर कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहां आप देख रहे हैं यहां जीरो नहीं है, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि 5 एक नंबर है, उसमें कौन सा नंबर जोड़ें कि 5 ही आ जाए, तो यहां वो कोई नंबर नहीं है। तो दूसरा कंसेप्ट जो आया होल नंबर का आया, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। और इसके सेट को मैं जो W से लिखा हूं तो यहां 0 भी इंक्लूड हो गया। 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो। सारी नेचुरल नंबर यहां हैं, सब प्राकृत संख्याएं यहां हैं, इनके साथ साथ 0 भी यहां है, ठीक हो गया। जैसे आपसे कहा जाए कोई क्वेश्चन x + 5 = 5, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप क्या लिखेंगे? x = 5 - 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे 0। 0 यहां कहीं नहीं है, ठीक है। इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस समीकरण का हल कहां मिलेगा? यहां पूर्ण संख्याओं में मिलेगा, ठीक है। एक इक्वेशन में इसे और लिखूं, x + 5 = 6। सॉल्व दिस इक्वेशन, इस समीकरण को हल करिए, या इस इक्वेशन में जो अज्ञात है, अननोन है x, इसकी वैल्यू निकालिए। तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे, मैं फॉर एग्जांपल इसको 5 न करके, 6 न करके, मैं फॉर एग्जांपल इसको लिख देता हूं 4, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लिखते हैं इसको 4 - 5 एंड x = -1। x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? -1। एंड दिस -1 इज नॉट इन नेचुरल नंबर एज वेल एज इन होल नंबर। ये -1 न तो नेचुरल नंबर में है और न ही होल नंबर में है। तब नंबर्स का एक नया कंसेप्ट आया, उसे बोला गया पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, और इंग्लिश में बोला गया इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स को आज जेड से शो करते हैं। तो स्टूडेंट ये -∞ से होकर आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू
सो ये जो सेट है इंटीजर्स का, पूर्णांक संख्याओं का, इसमें सारे नेचुरल नंबर भी हैं, इसमें सारे होल नंबर भी हैं, देखो 0 से लेकर के ये, और ये नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है, जब आप कहते हैं कई बार कि कुल्लू मनाली में टेम्परेचर पारा माइनस पे पहुंच गया है, तो वहां थर्मामीटर से टेम्परेचर जब रीड किया जाता है तो 0 से भी नीचे चला जाता है, और 0 से नीचे आप नेगेटिव में दिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं यहां पर एक इक्वेशन और लिखूं, 2x इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2। एक इक्वेशन आपके पास दी हुई है 2x इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यू राइट x इज इक्वल टू 1/2 and 1/2 is not in integer, not in whole numbers, not in natural number। ये 1/2 न तो पूर्णांक संख्याओं में है, न पूर्ण संख्याओं में, न प्राकृत संख्याओं में है, इसलिए एक आगे और एक कंसेप्ट, एक नंबर सिस्टम के अंदर और भी नंबर्स इंक्लूड किए गए और उनको बोला गया परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है स्टूडेंट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का जो सेट होता है उसको आप डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू में किस टाइप के नंबर आती हैं? क्यू में रिटन है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में, सच दैट का चिन्ह है, सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। पी और क्यू जेड में है, जेड मीन्स पूर्णांक है, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर के सेट को किस फॉर्म में लिखते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पी क्यू क्या है? जेड। जेड मीन्स पूर्णांक संख्याएं हैं, आपके इंटीजर्स हैं, परंतु क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब जो ये डिनोमिनेटर में है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि 0/5 होगा तो आप लिखते हैं दैट इज 0, 0/5 को आप 0 लिखते हैं, पर समथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है, इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर में 0 है तो वह रेशनल नंबर नहीं है, वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप जानते हैं इरेशनल नंबर और परिमेय संख्याएं, ये भी आपने पढ़ी हुई हैं, और परिमेय संख्याएं। और अभी इसी चैप्टर में, ये रियल नंबर वाला जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर में, यहां आप रेशनल नंबर को भी पढ़ेंगे डिटेल में और इरेशनल नंबर को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, इरेशनल नंबर कौन हुए? फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन। ये नंबर्स, ये नंबर्स की भी संख्या इतनी है कि यू कांट काउंट, इनफाइनाइट कह सकते हैं इनको। ठीक है, यहां आप देख रहे होंगे मैंने पाई भी लिखा हुआ है, पाई को भी मैंने इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। और आप जस्ट इन जनरल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, माना आप एरिया निकालते हैं सर्किल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो आप लिखते हैं एरिया ऑफ ए सर्किल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और कैलकुलेशन करने के लिए आप लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, ऐसा आप लिखते हैं। 22 क्या है अंडरस्टैंड? ये देखिए p/q की फॉर्म में है, 22/7 आपका p/q की फॉर्म में है।
और 22 भी पूर्णांक है, इंटीजर है, और 7 भी इंटीजर है। तो उस हिसाब से 22/7 आपका क्या हुआ, रेशनल हो गया, रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई। ये तो परिमेय संख्या है, 22/7 तो परिमेय संख्या है। पर हम दूसरी बात कह रहे हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक समय में हम क्या करें, पाई इरेशनल है, पाई अपरिमेय है, पर 22/7 क्या ही परिमेय है। तो एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक है, ठीक है। एन इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर। कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो फिर क्या है, क्या है ये रिलेशनशिप, डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। पाई अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, लगभग मान, आप कह सकते हैं पाई का लगभग मान 22/7 होता है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है जैसे, इसको आप समझ गए। और पाई का कंसेप्ट क्या है, पाई क्या है, कोई सर्किल है आपके पास, ठीक है जैसे, आपके पास सर्किल है और इसकी रेडियस यदि r है तो इसका सरकमफेरेंस होता है 2πr, परिधि, परिधि कितना हो, 2π है, सरकमफेरेंस, ये इसको कहते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। तो ये कितना हो, 2πr, और डिवाइडेड बाय डायमीटर, डायमीटर से डिवाइड कर लीजिए 2r। ठीक है, मतलब परिधि बटे व्यास, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो 2r से 2r कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये बड़ी आप कह सकते स्ट्रेंज बात है, एक विचित्र बात है ये, कि यदि किसी सर्किल की रेडियस आप जानते हैं, आपने कहा कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का या 5 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने सर्किल बनाया, तो डायमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गया। पर जब आप उसकी सरकमफेरेंस मेजर करेंगे तो एग्जैक्टली आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे आपने, मैं कह रहा हूं r = 5 है, तो 2r आपका डायमीटर कितना हो गया, 2r आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, सीधी सीधी बात है, एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई 10 सेंटीमीटर। पर यदि आप सरकमफेरेंस को मेजर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, डेसिमल में मिलेगी और नेवर एंडिंग मिलेगी। ठीक है, नेवर एंडिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि मेरे पास कोई वायर है फिक्स लेंथ का, फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर का आपने वायर ले रखा है और आपने उसका सर्किल बनाया। ठीक है, मैंने मोड़ करके 20 सेंटीमीटर वायर का सर्किल बना दिया, तो सरकमफेरेंस तो 20 है, सरकमफेरेंस तो 20 है। पर जब हम डायमीटर उसका मेजर करेंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, वो भी कहीं डेसिमल में जाएगा और नेवर एंडिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। समझ रहे हैं? यदि डायमीटर एग्जैक्ट आपको पता है तो सरकमफेरेंस एग्जैक्ट पता नहीं होगा, इसलिए ये जो रेशियो है ये बहुत एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली होगा 22/7 का। और यदि आपको सरकमफेरेंस एग्जैक्ट पता है तो डायमीटर की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं होगी, इसलिए पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञान नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया ना? तो मैंने यहां पर पाई का भी आपको बता दिया, ये भी रेशनल है पाई, इवन देन उसकी वैल्यू 22/7 लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए, बट पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर आप समझ गए, ये रेशनल नंबर है। आगे जब डिटेल आएगा तो वो भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग चलता रहेगा, वो नेवर एंडिंग है और नॉन रिपीटिंग है। डेसिमल के बाद के नंबर आप करते जाएंगे, वो फिनिश नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। और रिपीटिंग में नहीं है, आवर्ती नहीं है, नए नए नंबर आता जाएगा। तो ये सब इरेशनल नंबर हैं, ठीक हो गया। और जो आपके रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट, मोटे मोटे रूप में आप इस ढंग से कह सकते हैं। एक तो आपने कहा कि p/q की फॉर्म में रख दे, आपका न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। दूसरे रूप में कहूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 0.5, बस एक बार फिनिश हो गया। इसे बोलेंगे साम, टर्मिनेटिंग, अब एक एक्सरसाइज है आगे कंप्लीट, जब पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ लीजिए। इसे कहेंगे साम, टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद कुछ नहीं है, आप लिखते हैं 1/4, तो दिस इज 0.25, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग साम, ये साम, ताली में 100 नहीं है, ठीक है, दंती 100, ठीक है ना, रो वाले 100 आप जो कहते हैं इसको, ये ठीक है, शांत, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप लिखते हैं 0.245, आप डायरेक्ट बोल लीजिए क्या है, रेशनल नंबर है। आप लिखेंगे 0.4578, आप डायरेक्ट लिख देंगे ये रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि शांत है, टर्मिनेटिंग है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। इससे बोलते हैं शांत रूप, परिमेय संख्याओं को शांत रूप, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग है तो वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक हो गया। दूसरा मैं एग्जांपल आपको दूं, दूसरा एग्जांपल मैं दूं आपको, एक एग्जांपल और दूं आपको। जैसे मैं 1/3 लिखूं, 1/3, 1 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, तो 1/3 क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। एक डेफिनेशन तो ये है। दूसरे रूप में आप देखेंगे, इसे मैं इसमें डिवाइड करूंगा, पॉइंट आप डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ये चलता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं 3 रिपीटिशन है डिस्टेंट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अशांत, आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड। अभी जब डिटेल में बताया जाएगा, तो फिलहाल आप एक कंसेप्ट के रूप में, आपको जब नंबर सिस्टम बता रहा हूं तो एक कंसेप्ट के रूप में आप समझिए। अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार रिपीटिशन होना, बार बार वही चीज आनी है। आप देख रहे हैं अशांत क्यों, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक हो गया। अशांत, आवर्ती मतलब आवर्ती बार बार वही चीज आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 2/3, तो आप देखिए 0.6666 अप टू सोन, इस फॉर्म को देखिए तो ये भी रिपीटेशन हो रहा है 6 का, और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड है। तो ये आपके सब क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या 1/3, ये भी परिमेय संख्या 1/3। एक तो डेफिनेशन है p/q, 2/3 को देखिए, 2 भी क्या है, इंटीजर है, 3 भी क्या है, इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। एक तो डेफिनेशन यहां से हो गया, और दूसरा क्या है, अशांत आवर्ती। अब जब उसका चैप्टर आएगा तो डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं। तो आप देखिए, हमने आपको
नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर बता दिया, इंटीजर बता दिया, रेशनल बता दिया, इरेशनल बता दिया। अब रेशनल और इरेशनल सबको मिला करके रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके मेरे पास क्या बनते हैं स्टूडेंट? मेरे पास बनते हैं रियल नंबर। जो मेरा चैप्टर है ना, जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, तो आप उन्हें कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये हो गई वास्तविक संख्याएं। कौन हो गई? रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक हो गया। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। सब परिमेय संख्या, सब अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर के जितनी हैं, इनफाइनाइट हैं, वो सब क्या है? वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म द रियल नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है। 1/2 भी क्या है? रियल नंबर है। पाई भी क्या है? पाई भी आपका रियल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी रियल नंबर है। 2 भी क्या है? रियल नंबर है। मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सब मिला करके रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं बना। ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे कुछ प्रॉपर्टी पे चलेंगे आगे। नंबर्स का ये तो मैंने सब आपको बता दिया, नंबर सिस्टम टोटल आपका यही है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, 2 फंडामेंटल थ्योरम आप यहां पढ़ेंगे। 2 थ्योरम्स आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। 2 परिमेय आप पढ़ेंगे। एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। ठीक है दोस्तों। 2 चीज यहां पर हम पढ़ेंगे। एक आपके पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। एक तो ये आप यहां पढ़ेंगे। ठीक है। इसका भी हम काफी यूज करेंगे। एक तो ये है, और दूसरे है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है दोस्तों। पहली जो एक्सरसाइज है वो इस पर है आपकी। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरी एक्सरसाइज आपकी इस पे है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपने आज तक ये भी जाना है, ये भी जाना है, दोनों जाने हैं। ठीक है। तो मैं पहले वाले पे आता हूं, इस पहले वाले पे आता हूं। ये पहला वाला आपसे क्या कहता है? ठीक है। मैं आपसे कहूं किसी टाइम पर कि 9 में 2 से जरा डिवाइड करिए। ठीक है। 9 में 2 से डिवाइड करिए। क्या लिखते हैं आप?
ऐसा करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि आप उत्तर की जांच करिए, तो आप लिखते हैं 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ठीक है। अब मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, एक और देता हूं, 11 को 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, या चलिए 11 की जगह मैं 13 कर देता हूं, ठीक है। 3 4 जा 12, ठीक है। ऐसे तो करते हैं डिवीजन। तो आप 13 को क्या लिखेंगे, 13 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है दोस्तों। इसको आप जानते हैं, आपने ये भी आप जानते हैं, इधर वाला होता है डिवाइजर, भाज्य, कहते हैं भाजक, हिंदी में कहते हैं इसको भाजक, ठीक है। ये होता है भाज्य, डिविडेंड, ठीक है। ये होता है भागफल, कोसेंट, ये आपका कोसेंट हो गया। और जो यहां बचता है इसे कहते हैं आप शेषफल, रिमाइंडर, इसे कहते हैं रिमाइंडर। डिवाइजर, ठीक है, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो किसी टाइम पर आप लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू इस और इसका मल्टीप्लाई, इस और इसका मल्टीप्लाई, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा गया भागफल प्लस शेषफल। ये आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी थ्योरम पर जब मैं आऊंगा, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ठीक है दोस्तों। आप सब जानते हैं, जैसे इसी में देखेंगे, ये 13 आपका क्या है, ये भाज्य है, ये डिविडेंड है। आपका 3 क्या है, 3 आपका डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर भाजक है। 4 क्या है, कोसेंट है। 1 क्या है, रिमाइंडर है। ये सब आप जानते हैं, ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और देता हूं आपको, और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो बड़े इंटरेस्ट से पढ़िए, ठीक है। धीरे धीरे करके, लॉकडाउन जरूर है, तो कोई बात नहीं, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जो क्लासरूम में पढ़ते थे यहां नहीं हो पाएगा, सब हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। आप देखिए, एक कोई फ्रूट सेलर है, फल विक्रेता, फ्रूट सेलर है, फल विक्रेता है, ठीक है। फल बेच रहा है, बास्केट में रखे, टोकरी में रखे। आपने पूछा कितने हैं, तो आपको सीधी सीधी वो जवाब नहीं देते। वो कह रहे हैं कि मेरी बास्केट में 150 से ज्यादा फ्रूट नहीं आ सकते, मैक्सिमम फ्रूट 150, इससे ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। अब आप ही बताइए कि मेरे इसमें फ्रूट कितने हैं। यदि मैं 7 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो 0 से बचता है। जितने मेरे इसके ऊपर अंदर फ्रूट है, बास्केट के अंदर जितने फ्रूट हैं, यदि आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, शेषफल 0। यदि आप उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल होता है 5। यदि आप 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल होता है 4।
यदि आप 4 से डिवाइड करते तो शेषफल होता है 3। यदि आप 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल होता है 2, और यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल होता है 1। तो हाउ मैनी फ्रूट्स, मेरे बास्केट में आप अंदाज लगाएंगे, आप बताइए कितने फ्रूट। ठीक है, अब आप ट्रायल और एरर मेथड से करिए, प्रयास और भूल विधि उससे अब ट्राई करेंगे। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि 7 से पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना है? 0। ठीक है, इसका मतलब वो जो नंबर है 150 से तो कम होगा। ठीक है, क्योंकि 150 मैक्सिमम हो सकते हैं। अब 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो 150 तो हो नहीं सकता। ठीक है, कितने हो सकते हैं? एक नंबर आप लिखिए, उस 7 का मल्टीपल होगा 7, 14, 21, 28, 35, 42, इस ढंग से आगे बढ़ते जाए। आप कितने हो सकते हैं? अधिकतम क्या हो सकता है स्थिति? आप देखिए 21 इंटू 7 147। 147 में आप, मैं ट्रायल और एरर मेथड यूज कर रहा हूं। 147 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। तो आपने लिखा 147 इज इक्वल टू कितना लिख रहे हैं आप? 7 इंटू 21 प्लस 0 हो गए। अब आप देखिए कि क्या उस फ्रूट सेलर की बास्केट में 147 फ्रूट हैं? अब आप देखिए तो जरा 6 से डिवाइड करिए। क्या कंडीशन है कि 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचना चाहिए। 147 आप देखिए 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या है आपके पास डिविजन टेबल? यहां पर तो क्या हो रहा है? रिमाइंडर कितना है? 3। शेषफल कितना हो गया? 3 हो गया। जबकि कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसका मतलब 147 फ्रूट नहीं है। ठीक हो गया, 147 फ्रूट नहीं है। आप देखिए 147 नहीं है। ठीक हो गया। चलो यहां लिखता जाता हूं 147 को मैंने कैसे लिखा? 7 इंटू 21 प्लस 0। और नीचे आ जाइए, अब कितना हो सकता है? 140। देखिए 7 किस दूसरे नंबर को डिवाइड करता है? 147 से छोटा 140 को। 140 में देखिए 140 में 7 से डिवाइड करिए। 7 2 जा 40, ये 2 यहाँ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 140 को लिख सकते हैं आप इज इक्वल टू, कर लीजिए चाहिए, इज इक्वल टू आप लिख रहे हैं कितना? 7 इंटू 20 प्लस 0। या ठीक है, 7 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो गया। पर और का देखिए जरा 6 में देखिए जरा 140 को 6 से डिवाइड करिए 36, कितना बचेगा? 4। ठीक है, जबकि कितना बचना चाहिए? शेषफल कितना आना चाहिए? रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 5। इसका मतलब 140 भी नहीं है, फ्रूट 140 भी नहीं है। और देखिए, और नीचे आइए, अब नेक्स्ट 7 का मल्टीपल क्या? 133। 140 से छोटा कितना? 133। 133 में 7 से डिवाइड करिए। ये आगे 133 इज इक्वल टू 7 इंटू 19 प्लस 0। ठीक हो गया, 133 है कि नहीं है? अब दूसरी कंडीशन देखिए, 6 से डिवाइड करिए जरा 133 को, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कितना बच गया? 1। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर 5 नहीं आया, इसका मतलब 133 भी नहीं थे। और नीचे आओ फिर, अब 7 का मल्टीपल और क्या होगा? 133 से छोटा कितना होगा? कितना होगा डिस्टेंट?
ठीक है, 126, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करिए, ये कितना हो रहा है, 7 1 7, इसको देखिए 126 इज इक्वल टू 7 इंटू 18 प्लस 0, ठीक है। 126 फ्रूट है कि नहीं है। अब आप देखेंगे एक कंडीशन देखिए, 6 से डिवाइड करिए तो जा 126 को 6 से, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, रिमाइंडर 0, 5 नहीं बचा, शेष पर 5 नहीं आया, इसका मतलब 126 भी नहीं है। और नीचे आइए, अब उसके बाद होते हैं 119, ठीक है। अगला रिमाइंडर 7 का, इससे छोटा 126 से छोटा कितना हो जाएगा, 119। 119 देखिए 7 से डिवाइड करिए, ठीक है दोस्तों। 119 इज इक्वल टू 7 इंटू 17 प्लस 0। चलिए 7 से तो इसमें डिवीजन हो रहा है, तो और भी देखिए जरा, क्या 119 है क्या, 119 फ्रूट्स है क्या। आप 6 से डिवाइड करिए इसको, यस 6 से डिवाइड होने पर 5 आ गया, तो आप लिख देंगे 119 इज इक्वल टू 6 इंटू 19 प्लस 5। चलो एक कंडीशन तो पूरी हो, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करने पर 4 होना चाहिए। अब करिए इसको, 119 को जरा 5 से डिवाइड करिए, 5 2 10, 5 3 15, 4 आ गया, ठीक है। 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो आपने लिखा 199 इज इक्वल टू 5 इंटू 23 प्लस 4। यहां तक भी कंडीशन आपकी ठीक चल रही है, ठीक है। और देखिए अब 4 से करिए, 119 को 4 से डिवाइड करिए जरा, कितना बचेगा, 3। तो आप लिख सकते हैं 119 इज इक्वल टू 4 इंटू 29 प्लस 3, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहां भी 4 से डिवाइड करने पर क्या 3 रिमाइंडर होना चाहिए, 3 रिमाइंडर आ गए, ठीक हो गया। अब आप देखिए 3 से डिवाइड करके देखिए तो आ गया 2, 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बिल्कुल आ रहा है। 119 इज इक्वल टू 3 इंटू 39 प्लस 2, ठीक है, 3 इंटू 39 प्लस 2। अब आप देखिए 2 से डिवाइड 119 को 2 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या आ रहा है, तो 2 से आपने 119 को डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, आ गया 1 रिमाइंडर। तो 119 इज इक्वल टू 2 इंटू 59, 2 इंटू 59 प्लस 1, ठीक है। फ्रूट सेलर ने जो कंडीशन कही थी कि मैं मेरी बास्केट में इतने फ्रूट हैं, 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहां देखते हैं, यहां से अब इनको सब हटा देते हैं, मेरे पास 119 वाला जो नंबर आया उसको देखते हैं। देखिए 119 यदि फ्रूट हैं, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। 119 फ्रूट हैं, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल 5। 119 फ्रूट हैं तो 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 4। 119 फ्रूट्स हैं तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3। 119 फ्रूट्स हैं तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2। 119 फ्रूट हैं तो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1। तो सब कंडीशन पूरी हो गई। इसका मतलब उस फ्रूट सेलर की बास्केट में कितने फ्रूट्स थे, टोटल फ्रूट्स कितने थे दोस्तों,
टोटल फ्रूट्स थे 190। ठीक हो गया। तो यहां से आपके पास जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, अब मैं उसकी ओर बढ़ता हूं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब हुआ कि क्रम से, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम बने होते हैं ना, वो एल्गोरिथम ही होते हैं, क्रम से। ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरी बात तीसरा। ठीक है, वो ठीक हो गया। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप। ठीक है स्टेप। तो आपके पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे शुरू होता है कि हमारे पास दो नंबर, दो आपके पास ए और बी, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हों, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, ए और बी क्या हैं? दो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो हमारे पास Q और R दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें, और दो पॉजिटिव इंटीजर्स Q और R इस प्रकार से हैं कि A may be written as BQ plus R and this R is 0 is less than equal to R is less than B। ये कंडीशन जो होती है, यही तो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और ये सब अभी तक आप ऐसा करते आए हैं, तो वही तो है। जैसे 109 को 523 प्लस 4 लिख दिया, तो ए को क्या लिखा? बी से डिवाइड कर रहे हैं ए में, ए में रिटर्न एज बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, जहां आर रिमाइंडर है, आर 0 भी हो सकता है और आर की वैल्यू इस बी से हमेशा लेस हो। ठीक है, तो चलिए इस रूप में नेक्स्ट लेक्चर के साथ इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।